Hello and welcome, dear student. Good afternoon, everyone. Good afternoon. जय हिंद. ठीक है, बताइए सब लोगों ने लाइक कर दिया है क्या सेशन को? नहीं, अभी नहीं किया है. ऐसा लग रहा था कि मुझे लाइक कर दिया सब. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं. आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3-4 घंटे की क्लास होगी, तो ऐसा नहीं है. क्लास 1 ही घंटे की होगी. ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा 4 घंटे की होगी. 1 ही घंटे की होगी, मैं आपको पहले ही ईमानदारी से बता देता हूँ. हाँ, बस एक और समस्या है बस कि ये टाइम जो शेड्यूल है क्लास का, ये इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है. ठीक है, क्योंकि कल से एनडीए की क्लास हमारी शुरू हो रही है, तो इस वजह से ये क्लास का टाइम आपको बदला हुआ नज़र आएगा. अब अब कल क्लास होती कि नहीं होती है, कल थोड़ा सा मुश्किल है. इस बात पर विचार होगा कि इस क्लास के टाइम को कितने बजे करा जाए. ठीक है, फिलहाल आज की क्लास होगी और क्लास में पूरे गुंजाइश है कि टाइम आपको बदला हुआ मिलेगा, तो तैयार रहिएगा इसके लिए. हाँ, पीडीएफ जो है वो आपको हर क्लास के कमेंट सेक्शन में जब जाओगे आप, तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाओगे आप तो वहां पर आपको क्या मिलेगा देखने को? वहां मिलेगा आपको देखने को एक लिंक. ठीक है, पिन किया हुआ. उसके अंदर नोट्स के लिए आपको अलग टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ये ध्यान रखिएगा. नोट्स के लिए अलग टेलीग्राम पर नोट्स मिलेगा आपको. ठीक है, वो लिंक आपको क्लास में मिल जाएगा. ठीक है, हाँ क्लास होगी, इसकी टेंशन मत लीजिए आप. क्लास में नहीं छोड़ूंगा आपको. क्लास चाहे वो मुझे 7 बजे लेनी पड़े शाम को, चाहे वो 12 बजे लेनी पड़े, चाहे 11 बजे लेनी पड़े, पर मैं लूंगा जरूर क्लास को. हाँ, बशर्ते ये चेंज नजर आएगा, क्योंकि एनडीए की क्लासेस उसी टाइम पर हुआ करेंगी, इस वजह से थोड़ा सा बदलाव की गुंजाइश है. चलिए फिर स्टार्ट करें ना, हमारा काम जो है वो करने आएंगे. ठीक है, चलिए. सब लोग बुरी तरह से लाइक बटन दबा चुके हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है. ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लाइक बटन दबाते हो. ठीक है, जो नहीं दबाते हैं क्या कर सकते हैं, पाप तो चढ़ेगा ही उन्हें. आप तो चढ़ेगा. चलो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. देखिए, बाइनोमियल केवल एक्सपेंशन हो, यदि बाइनोमियल जैसे हम कहते हैं 1+x⁻, इसके एक्सपेंशन में या फिर x+a⁻n के एक्सपेंशन में, इसमें यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, पदों की संख्या पूछते हैं, तो आप क्या कहते हो कि n+1 हो जाएगी. क्या हो जाएगी? n+1 हो जाएगी. ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर ये बाइनोमियल बेटा नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं दिख रहा है. लेकिन आप यदि अंदर वाले को 1+x का होल स्क्वायर तो लिख सकते हो ना, और पावर 20. ऐसा कर दिया, आज बाइनोमियल की ही प्रैक्टिस हो पाएगी. 20 हो जाएगा. क्या अब ये बाइनोमियल बन चुका है? और यदि ये बाइनोमियल बन चुका है तो नंबर ऑफ टर्म्स 20+1 अब यहां 21 हो जाएगा. तो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो अंदर किसी का स्क्वायर, किसी का क्यूब भी हो सकता हो अंदर 1+x का क्यूब भी लिखा हो, तो उसको भी ऐसे ही करोगे. और मैं एग्जांपल आपको साथ में बता देता हूं. जैसे मान लो x+y⁻9, और इस तरह का फॉर्मेट आ गया x-y⁻9. इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए. चलिए, इसमें पदों की संख्या बताओ. चलिए बताइए, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? इनटू में है, ध्यान रखिएगा. x+y⁻n और x-y⁻n, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, बताइए. तो इसमें पदों, अभी मैं लिखवा देता हूं कि जो
लाइक नहीं करेगा वो पाप का भागीदार होगा। फिर देखो कैसे लाइक करोगे तुम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 10, एक ज्यादा। अब ये बाइनोमियल बना, 10 हो जाएंगे बेटा। तो 19 जो लोग बता रहे हैं कुछ गड़बड़ है। अब ध्यान रखिएगा बीच में प्लस नहीं है, आप कुछ और लगाने जा रहे हो। आपने पता कौन सा लगा दिया, एक्स प्लस ए की पावर एन और एक्स माइनस ए की पावर एन। ऐसा नहीं है बेटा, ये इंटू में लिखा हुआ है, बीच में इंटू है, यहां बीच में क्या है, इंटू है। ठीक है, तो बीच में इंटू है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो अब ये बाइनोमियल देखो बन गया, तो 10 टर्म हो जाएंगे। समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 0 टू एन, ये सी एन आर मतलब एनसीआर होता है, सी एन आर मतलब एनसीआर ही होता है बेटा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन। इसका मतलब है कि आर बराबर आप 0 डालोगे, आर बराबर 1 डालोगे, आर बराबर 2 डालोगे, आर बराबर 3 डालोगे, और लास्ट में आर बराबर क्या डालोगे एन। तो ये कितना हो जाता है 2 की पावर एन। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, आपसे पूछ सकता है कि 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस डॉट डॉट 5c5 कितना होगा, तो आप कहोगे 2 की पावर 5। 10c0 प्लस 10c0 प्लस 10c1 प्लस डॉट 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 10c10 बोला, तो आप कहोगे 2 की पावर 10। या फिर आपको ऐसे भी वो पूछ सकता है बेटा कि मुझे 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस डॉट 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 10c10 की वैल्यू चाहिए। वो आपसे ये भी पूछ सकता है ऐसे भी कि मुझे यार इसकी वैल्यू बताओ, क्या होगा इसका मान बताओ। इसमें किसकी कमी है बेटा, 10c0 की कमी है ना। बताइए, क्लियर समझ में आ रही बात। देखिए यहां पर 10c0 की कमी है ना, तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 की पावर 10 माइनस 10c0 हो जाएगी। और किसी के c0 की वैल्यू होती है 1, तो 1023 आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे इस तरह की चीजें ना वो पूछता रहे। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर एन। ओके, इवन ऑड वाला भी आगे आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट मतलब गुणांकों का योग, गुणांकों का योग। देखिए कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट पूछेगा तो आप क्या करोगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड, सबको क्या कर देना है 1 पुट कर देना है। ठीक है, इनको क्या पुट कर देना है 1, जो भी एक्स वाई जेड नजर आएंगे आपको। यदि आपको क्या निकालना है बेटा, सम ऑफ कोफिशिएंट गुणांकों का योग, तो यहां पर एक्स बराबर क्या पुट कर दोगे आप 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर एन, गुणांकों का योग। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट भी आप किसके साथ सीखते चल रहे हो, कि जैसे मान लो ऐसा आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4z की पावर 9, और मैंने कहा भाई सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, क्या करोगे बताओ, गुणांकों का योग। क्या करोगे गुणांकों के योग के लिए, तो आप कहोगे सर एक्स वाई जेड तीनों को हम 1 रख देंगे। क्या रख देंगे 1, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 4 की पावर 9, ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। क्लियर बात समझ में आ गई कि आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो क्या करना है बेटा। प्रियांशु सर की तबीयत खराब है बेटा अभी। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए सम ऑफ, देखो आप जब 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन पढ़ते हो, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट भी साथ में अच्छा सा डेप्थ हो जाएगी कॉन्सेप्ट की भी। देखिए
वन प्लस एक्स की पावर एन का जब एक्सपेंशन करते हैं तो आता है एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर एन। तो जब हम यहां पर x बराबर 1 रखते हैं बेटा, x बराबर 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n। सर मैंने आपसे 3 बार एनडीए बैच में पढ़ा है और प्रॉपर नोट्स भी है, और बताइए क्या मुझे एनडीए बैच लेना चाहिए? ये मैं कैसे बताऊं पहली बात, ठीक है। हाँ ये मैं जरूर बता दूंगा कि अब की बार आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। अब की बार आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है जो शायद मैंने आज तक नहीं दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले वालों को बेकार पढ़ाया है मैंने, ठीक है, पर जो कंटेंट देखिए दिन आपको इतना भी तो पता होगा बेटा, जितना आप मेहनत करोगे जितना समय दोगे चीजें अच्छी होती हैं। तो अब की बार मैं थोड़ा सा और, क्योंकि समय ज्यादा है तो बहुत अलग तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये फायदेमंद हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि पीछे पड़े हो। हाँ कई चीजें नई भी पढ़ाई जाएंगी क्योंकि हर बार कई बार नई आ जाता है, ठीक है, जो हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन क्या करें एनडीए वाल मतलब यूपीएससी कई बार उसे दे देती है, ठीक है। तो देखिए x बराबर 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन। अब देखिए इसमें दो टाइप के कोफिशिएंट है बाइनोमियल, इसे क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक जिसे बोलते हैं। तो इसमें यदि मैं ऑड वाले उठाऊं NC1 NC3 NC5, ये क्या है ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट। NC0 NC2 NC4 ये दोनों बराबर होते हैं, याद रखिएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में जो ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं और जो इवन वाले होते हैं, जो विषम द्विपद गुणांक होते हैं चाहे सम द्विपद गुणांक होते हैं, वो दोनों सेम ही होते हैं और दोनों की वैल्यू जो होती है 2 की पावर n-1 होती है। क्या होती है 2 की पावर n-1। इतना आपको पता होगा, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में व्हाट इज द सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम द्विपद गुणांकों का योग कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1, याद रखिएगा ये, ठीक है। अब इसको बताइए, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक है, और जो 1 प्लस एक्स की पावर n है वो क्या दिया गया है a0 प्लस a1x। ये कुछ सेमी टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। आपको ये वाला मान चाहिए, तो ये वाला मान तभी मिलेगा जब x बराबर 1 रख देंगे। ये वैल्यू ये वाला तभी मिलेगा जब x बराबर 1 डाल देंगे। तो क्या डाल देंगे x बराबर 1, 2 की पावर n हो जाएगा, आसान है। अब ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला देखिए ध्यान से। पुष्पक कुमार जी, बेटा ना पढ़ाई के जो माहौल होता है ना उसको पढ़ाई जैसा ही माहौल बनाइए, इसे ना वो मत बनाइए मतलब ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर इंजॉय की बातें करी जाती हैं, ठीक है, हर चीज की एक जगह होती है। इस क्लासरूम में आके मैं क्या वैसे ही बात करता हूं जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हूं? नहीं। क्या मैं ऐसे ही रहता हूँगा अपने घर पर? नहीं। पर क्या है, जब मैं क्लास में आया हूं तो मैं घर पर कैसा हूं इससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्लास में कैसा हूं बस इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। वैसे ही तुम घर पर क्या कर रहे हो ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जब इस क्लास में आए हो और इस कक्षा में बैठे हो, आपको मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं करिए यहाँ पर, ठीक है। पढ़ने की जगह ना पढ़ाई की चीजें होनी चाहिए, बाकी चीजें के लिए मैं आया नहीं हूं ना, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आपके यहाँ पर आप आइए यहाँ पर इस तरह की बातें करिए और ये सब करिए। मैं इसके लिए तो अपना समय नहीं व्यर्थ करने आया हूं ना, समय सबका कीमती है। इतने देर में मैं यहाँ पर, ठीक है, गप्पे लड़ाता जितनी देर में आपकी क्लास हो रही है। ध्यान रखिए इस बात का। 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a12x की पावर 12। आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। अब ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी सोच कर बताइए, ये वाली कैसे वैल्यू मिलेगी?
थोड़ा सा सोच कर बताइए आप। a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 a12x की पावर 12 कैसे मिलेगी? आपको ध्यान से देखिए। x बराबर, ये कैसे मिलेगी? x बराबर यदि हम -1 रख दें, x बराबर क्या रख दें? -1। x बराबर यदि हम -1 रख देते हैं तो a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3, ठीक है, मिल जाएगा कि नहीं? ये चीज मिल जाएगी। तो x बराबर -1 यहां भी रखना पड़ेगा, तो x बराबर -1 रखिए। तो -2 की पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा? 64। तो एक बार देखिएगा कि जो पूछ रहा है वो एक्चुअली में किसी की वैल्यू पुट करके तो नहीं आ रहा है। यदि ऐसा है तो फिर वही आपका आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए वो x बराबर -1 रखने पर इसमें ये वाला एक्सप्रेशन हमें साफ साफ नजर आ रहा है। तो भाई जब इधर रखा है तो इधर भी तो रखना पड़ेगा आपको, तो रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इस्तेमाल करिएगा। कोफिशियंट ऑफ x की पावर n -1 इन x-1 x-2 डॉट 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 x-n, ये होता है -nn+1/2। का डेरिवेशन तो रहने दो कि क्यों होता है ऐसा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करिए। x+1 x+2 x+n बराबर nn+1/2। ध्यान से देखिएगा कैसे शुरुआत होगी। x-1 x-2 x-n, और जितना तक गया होगा 1 to n, उससे एक कम, जितना तक गया है उससे कम का कोफिशिएंट पूछे तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। या माइनस, जब माइनस है हर जगह तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, पुष्पक कुमार जी आप मुझे मिलोगे ना तो शायद मैंने आज तक मारा तो किसी को नहीं है आज तक, पर तुम्हें मैं इतना मार मारता ना, ठीक है, कि तुम बदतमीजी भूल जाते। ठीक है, तमीज यदि आदमी के अंदर ना हो ना तो बेकार है जीवन, इतना जान रखिएगा। ठीक है, आप अपनी ये जो इस तरीके होते हैं ना, इससे रिप्रेजेंट करते हो अपनी फैमिली, अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हो, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। बदतमीजी करने में वो जो सुकून मिलता है ना, वो हर चीज जो दिल को सुकून देती है वो अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। हमेशा गलत चीजें ही ज्यादा आनंद देती है हमें, अच्छी चीजों में कष्ट होता है। जैसे मेहनत, मेहनत में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, जब आप अपने परिवार समाज जब बड़े हो जाते हो, पैसे कमाने लगते हो, तो समाज प्रति के प्रति आपका दायित्व हो जाता है, आपके अपने माता पिता के प्रति दायित्व हो जाता है। फिर आप जब 1 लाख कमाते हो, 50,000 कमाते हो, तो उसमें माता पिता भाई बहन सबको देना होता है, तो थोड़ा सा कष्ट होता है कि यार हमें अपनी जरूरतों को कम करना पड़ रहा है। तो जितनी अच्छी चीजें करोगे ना उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी, और जितना आनंद आ रहा है चीजों में, मजे में हो, वो समझ लो एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या मैं ये कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। यदि बहुत आनंद आ रहा है इसका मतलब हो सकता हो आपके लिए सही ना हो। ठीक है, ठीक, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये 100 तक गया है, 1 to 100 तक गया है, 100 से कम x की पावर 100 -1 मतलब x की पावर 99 का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूले में क्या होगा? -nn+1/2 मतलब माइनस का 100 100 + 1/2 -50 50। चेक कर लीजिएगा एक बार। सिमिलरली ये प्लस का 50 50 हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा फॉर्मूले में, ये nn+1/2 हो जाएगा फॉर्मूले में। ये क्या हो जाएगा? nn+1/2 प्लस का 50 50 हो जाएगा। एक कम में ही याद रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह के। चलिए, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है ये। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 50, 1 + x की पावर 50 में
आगे पढ़ो क्वेश्चन को। जो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है, जो ऑड पावर्स ऑफ एक्स है उसके कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो बताओ क्या होगा। मतलब आपसे ऑड पावर ऑफ एक्स क्या है ये, इसका मतलब है कि जो इसका कोफिशिएंट है 50C1 और ऑड पावर ऑफ एक्स क्या है ये, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 50C3 50C5, इनका हमें सम चाहिए। तो कितना होता है 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 50-1। अब इस पर जरूरी नहीं है कि यहां 50 ही बनकर आएगा, इस पर 40 भी आ सकता है, कुछ भी 40 आएगा तो 39 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस पर भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि NCX यदि NCY के बराबर है, यदि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर है, दो द्विपद गुणांक बराबर हैं, तो फिर या तो एक्स वाई के बराबर होगा या तो फिर x प्लस वाई क्या होगा, n के बराबर होगा। या तो एक्स वाई के बराबर होगा या तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 28C2R और ये लिखा है 28C2R-4। एक बात तो तय है, 2R के बराबर तो नहीं होगा, इसका मतलब है जो इनका सम होगा x प्लस वाई वो n के बराबर होगा, 28 के बराबर। तो 4R बराबर 32, तो R बराबर हो जाएगा 8। अच्छा, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यहीं तक रुका रहे, वो इसके आगे भी पूछ सकता है, कल को नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं बना देता हूं कि 28CR 28C2R, यहां पर नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं मैं। 28C2R-4, तो फाइंड फाइंड यहां कर देता हूं मैं, थोड़ा सा सिंपल करूंगा क्वेश्चन को। 12 10, हाँ, फाइंड 10CR, ऐसा मैंने पूछ लिया कि मुझे 10CR बताओ। तो क्वेश्चन बदला नहीं, अभी भी आपको आर निकालना होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में भी इस तरह से आप आर निकालोगे, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, और फिर आप 10C8 निकाल दोगे। 10C8 मतलब 10C10-8 10C2, और किसी का भी C2 क्या होता है 10 इंटू उससे कम डिवाइडेड बाई 2, मतलब 45, कितना हो जाएगा 45। तो ये चीज याद रखिएगा। तो क्या क्या फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं मैं बता देता हूं कि NCR बराबर NCN-R होता है, ये भी याद रखना है। NCX बराबर NCY होगा, तो x बराबर y होगा, या फिर x प्लस वाई बराबर n हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है और बताऊं, NCR प्लस NCR-1, ध्यान से सुनिएगा, ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड किया गया है। खासियत क्या है, ऊपर दोनों सेम है, दोनों क्या है, ऊपर सेम है और नीचे क्या है, एक का डिफरेंस है। ऊपर में एक ज्यादा और नीचे बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन है, आर की R-1। सर आर बड़ा है, हाँ सही है, आर ही बड़ा है। एक ये भी NCR अपॉन NCR-1, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आ जाए। NCR अपॉन NCR-1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-r+1 अपॉन r। जैसे मान लो पूछ लिया गया कि NC5 अपॉन NC6, सॉरी NC5 अपॉन NC4 की वैल्यू बताओ। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये दोनों सेम है और नीचे क्या है, एक का डिफरेंस है। यहां पर R है और नीचे यहां पर क्या है, R-1। कौन ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला एक बड़ा है। R किसको मानोगे, बड़े वाले को, किसको, ऊपर वाले को। यहां पर R कितना होगा, 5, n-5 प्लस 1 अपॉन 5, n-4 अपॉन 5। तो इस पर भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है ये चीज, चलिए अब देखिएगा
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1+x की पावर 43। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज मुझे बताइए इसके पहले, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, x की पावर r का गुणांक यदि मुझसे पूछा है किसमें, इन 1+x की पावर 45। ध्यान से सुनिएगा, 1+x की पावर 45 में x की पावर r का गुणांक पूछा है तो पता कितना होगा, या फिर हम बात कर लेते हैं n में, तो NCR होगा बेटा, याद रखिएगा कितना होगा, NCR होगा। क्या होगा, NCR होगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1+x की पावर 10 कितना होगा, तो वो 10 1 की पावर कितना हो जाएगा, ये NC10 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, देखिए मैं बता रहा हूं आपको ऐसा क्यों होता है। देखिए आपने यदि बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हो बेटा, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे x+a की पावर n का एक्सपेंशन एक्सप्लेन करिए, तो NC0 x की पावर n-0 a की पावर 0, NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2, ऐसा मान लो कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए पहली बात, ये इसको हम पहला वाला बोलता हूं, मैं इसको दूसरा वाला बोलता हूं, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस लिखा हुआ है, देखो हर एक टर्म में फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस, फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस, फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला देखो लिखा गया, इसकी पावर इसके नीचे वाला, इसकी पावर सी के नीचे वाला। पहली बात समझ में आ गई। एक्स की जो पावर है और ए की पावर जोड़िए, n-0 में 0 जोड़ो n आएगा, n-1 में 1 जोड़ोगे n आएगा, n-2 में 2 जोड़ोगे n आएगा। मतलब x की पावर पहले वाले की पावर दूसरे वाले की पावर को जोड़ेंगे तो n के ही बराबर आएगा। तो कहने का यह मतलब है मेरा कि जब x की पावर, मुझे x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो जब x की पावर r हुआ होगा तो c के नीचे तो r ही तो हुआ होगा बेटा ना। तो यह चीज समझनी जरूरी है। अब आते हैं इस पर, आपका जो क्वेश्चन है देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x की पावर 43, 1+x की पावर 43 के प्रसार में, एक्सपेंशन में, जो इसका कोफिशिएंट है इस टर्म का, मुझे बताइए यदि मैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का चौथा टर्म निकालता हूं तो c के नीचे कितना होगा, 3। यदि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैं चौथा टर्म निकालता हूं तो c के नीचे पक्का है 3 होगा। क्योंकि शुरुआत 0 से होती है, शुरुआत c 0 से होती है, शुरुआत किससे होती है, c 0 से होती है, फिर c1 होता है, फिर c2 होता है। अब देखो ध्यान से, पहले c0 c1, देखो ये पहला टर्म है, ये आपका क्या है, दूसरा टर्म है, और ये आपका क्या है, तीसरा टर्म है। तो देखो आप, दूसरे टर्म में c के नीचे 1, तीसरे टर्म में c के नीचे 2। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 1+x की पावर 43 के प्रसार में इसका कोफिशिएंट, ये 2r+1th टर्म का कोफिशिएंट, ये बताइए, ये जो t2r+1th टर्म निकालेंगे तो c के नीचे कितना होगा, ये बता दीजिए मुझे। ऊपर तो चलो ठीक है मैंने 43 लिख दिया, आप c के नीचे मुझे बता दीजिए, c के नीचे क्या होगा, एक कम होगा, एक कम होगा हमेशा। जैसे पांचवा टर्म निकालते तो c के नीचे 4 लिखते हैं, यहां पर t5 क्या होता, यहां 4 लिखते। तो 2r+1th टर्म है तो c के नीचे कितना लिखेंगे यार, इससे कम, इससे कम लिखेंगे। नहीं समझ में आया, इससे कम लिखेंगे 2r+1th टर्म से। ठीक है, चलिए लिख लिया मैंने। बता कोई भी टर्म कैसे लिखा जाता है, NCR लिखा आपने, पहले वाले की पावर, पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होता है, पर ये कोई यूजफुल नहीं है ये लिखना, क्योंकि 1 की पावर लिखने का कोई मतलब नहीं है। और x की पावर कितना हो जाएगा, हमेशा नीचे वाला होगा, उसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें तो कोफिशिएंट से मतलब था।
तो कोफिशिएंट ये बना 43C2R। सिमिलरली यदि मुझे R प्लस टूथ टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, यहां पर R कर लो, यदि मुझे R प्लस टूथ टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, TR प्लस टूथ, तो C के नीचे कितना होगा बेटा? 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे C के नीचे बताओ सर एक कम होगा ये, और क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो सिंपल है कि ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। समझ में आ गई बात? ये दोनों क्या है बेटा? इक्वल है। तो यार मैं तो इतना माहौल बनाया हूं ना, अब जब आप सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे क्या कहोगे? 2R प्लस 1 टर्म क्या होगा? C के नीचे 2R होगा, तो 43 सूट हुआ, सीधे ये वाला स्टेप लिखोगे। R प्लस 2 टर्म का कोफिशिएंट मांग रहे हैं, तो R प्लस 2 टर्म में क्या होगा? C के नीचे R प्लस 1 होगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो R प्लस 1 के या तो बराबर होगा, या फिर 2R प्लस R प्लस 1 43 के बराबर हो जाएगा। फोर्टीन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भी देखिए क्वेश्चन को, इफ द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m और a की पावर n इन दिस, ये पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। 1 प्लस ए की पावर m प्लस n के एक्सपेंशन में, उसके प्रसार में जो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m है और a की पावर n है, वो क्या है? अल्फा और बीटा है। मतलब कहने का कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m जो है वो अल्फा के बराबर है, a की पावर m का गुणांक, और कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n वो क्या है? आपका बीटा के बराबर। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी हां। ऐसा क्यों? ये देख लो ध्यान से। मैंने कहा भाई मुझे a की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब इसकी पावर m। आप समझ चुके हो, जब इसकी पावर m होगा बेटा, तो c के नीचे भी m ही होगा। ये मैं बता चुका हूं कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में दूसरे वाले की पावर जो भी होता है वही हमेशा c के नीचे लिखा होता है। अब मुझे इसकी पावर a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो जब भी इसके एक्सपेंशन में एक इसकी पावर n आया होगा, पक्का है कि c के नीचे भी n ही आया होगा, और ऊपर तो m प्लस n रहेगा। अब सर ये बराबर कहां दिख रहे हैं? तो मैंने कहा भाई NCR बराबर NCn माइनस आर, तो जानते हो आप ना, NCR बराबर NCn माइनस आर तो जानते हो ना बेटा, तो लगा दीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। NCR को NCn माइनस आर कर देता हूं मैं, m प्लस n माइनस n, तो ये आ जाएगा m प्लस n CM। तो ये आपको अल्फा के बराबर नहीं दिख रहा है? अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अल्फा बीटा क्या हो, दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं, अलग होना चाहिए था वैसे। ठीक है, इसका सम चाहिए। NCR देखो ये 2 टाइम्स लिखा गया ना, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, NCR माइनस 1 NCR माइनस 1 प्लस, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं पर इधर उधर करके जो भी अपनी मर्जी से वो बना देंगे। ठीक है, ओके, बस कॉन्सेप्ट पर फोकस रखिएगा जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। इन दोनों का सम बताइए और इन दोनों का सम देखिए। मैंने बताया था आपको n सेम है और नीचे कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर में एक ज्यादा, नीचे बड़ा वाला कौन है? R। ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, ऊपर में एक ज्यादा
और नीचे बड़ा वाला कौन है, r-1 या r-2? r-1 बड़ा होगा बेटा। कौन बड़ा होगा, r-1 बड़ा नहीं होगा। अब देखिए दोनों क्या है, सेम है, ऊपर ऊपर सेम, नीचे एक का डिफरेंस, ऊपर में एक ज्यादा और नीचे क्या है, बड़ा वाला कौन है, r बड़ा है। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी घूमते रहते हैं मार्केट में, हो सकता है इन पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं आपके एग्जाम में। तो रूल क्या होता है, देखो इस तरह के एक्सपेंशन x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n, इसमें यदि आपको ये पूछा जा रहा है सम ऑफ बाइनोमियल, सॉरी मतलब इनमें नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको ये देखना है n की वैल्यू ऑड है या इवन है। यदि n की वैल्यू ऑड है इसमें, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो n+1/2 आएगा, और n इवन है तो याद रखिएगा प्लस वाले केस में माइनस वाले केस में दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्लस वाले केस में कितना होता है, n/2 + 1, और माइनस वाले केस में क्या होता है, n/2। माइनस वाले केस में क्या होता है, n/2। क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? तो ये बताइए कि यहां पर तो n इवन वाला केस है और प्लस वाला केस है, इवन वाला केस है और प्लस वाला केस है, तो 100/2 + 1 होगा ना 51, 100/2 + 1, ये वाला लगेगा इसमें n/2 + 1। हाँ, निगेटिव हो तो फिर आप n/2 वाला इस्तेमाल करोगे। बन जाते हैं क्वेश्चन। सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए, गुणांकों का योग चाहिए बेटा। क्या होगा गुणांकों का योग? सम ऑफ कोफिशिएंट मैंने बताया था, x की जगह क्या डाल दोगे आप, 1 डाल दोगे, x y z जो भी नजर आएंगे। 45 - 49 की पावर 4, -4 की पावर 4, माइनस का कोई महत्व नहीं है क्योंकि पावर 4 है। कितना हो जाएगा, 256, प्लस का 256। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए, मिडिल टर्म निकालने को यदि आ जाता है आपके एग्जाम में, ये भी बहुत बड़ा फेमस पूछा जाता है एयरफोर्स के एग्जाम में, मिडिल टर्म, मध्य पद। तो याद रखिएगा छोटी क्लास में जो हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है उसी पर बेस्ड बता रहा हूं। छोटी क्लास में आपने पढ़ के रखा है कि जब n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, मैं पदों की संख्या पर बात कर रहा हूं बेटा, मैं ये वो पावर से बात नहीं कर रहा, मैं पदों की संख्या बात कर रहा हूं। जब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या जब ऑड हुआ करता था, विषम हुआ करता था, तो उस समय n+1/2 होता था मिडिल टर्म। कौन सा होता था, n+1/2। और जब आपका इवन होता था सम, जब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या सम हुआ करती थी, तो 2 मिडिल टर्म होते थे। कौन होता था, एक n/2 और एक n/2 + 1। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपको याद होगा, आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा, सांख्यिकी में पढ़ा है ना। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 9। पदों की संख्या यहां पर कितनी है, 9, 8 नहीं, उससे एक ज्यादा, 9 है ना पद। तो 9 टर्म्स यदि हैं तो मिडिल टर्म कौन, एक ही होगा। यदि ऑड है तो एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, n+1/2 टर्म। तो 9 + 1/2 मतलब 5th टर्म जो होगा वही क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं इसको n नहीं मान रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का, इसको मैं n नहीं मान रहा हूं, मैं नंबर ऑफ टर्म से डील कर रहा हूं क्वेश्चन को। तो देखिए आपको 5वां टर्म निकालना है, तो चलिए ये भी सीख लेंगे आप। जैसे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है और इसका 5वां टर्म निकालना है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन याद रखिए अब क्या करना है। 5वां टर्म निकालना है इसका, क्योंकि 5वां टर्म ही मिडिल टर्म है,
तो c के नीचे पक्का है, हम क्या लिखेंगे 4। c के नीचे कितना हो जाएगा 4, ऊपर कितना होगा भाई, इसका पांचवा टर्म निकाल रहे हैं ना, 9 मत डाल देना, पांचवा टर्म तो इसका निकाल रहे हो आप ना, ये 5, ये फिफ्थ टर्म क्या पता किया है आपने, आपने ये पता किया है कि ये जो भी एक्सपेंशन है इसमें जो पांचवा टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म है, तो इसका पांचवा टर्म निकालना है, तो यहां तो 8 होगा, 8c4 हो गया। पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होता है, और दूसरे वाले की पावर दूसरा क्या है -x/2, हमेशा नीचे वाला होता है। बस 8c4 कितना हो जाएगा, 8c4 कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, x की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। x की पावर 4 में ही आएगा, x की पावर 5 में तो आएगा नहीं, या तो पहला ऑप्शन या तो डी ऑप्शन आएगा, या तो पहला या तो डी। क्लियर है ये चीज? कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। अब देखिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मध्य पद का गुणांक चाहिए। क्या चाहिए? मध्य पद का गुणांक। ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5 हो गए। 4 लिखा है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 5 + 1/2, मतलब थर्ड टर्म। अब इसका यदि मुझे थर्ड टर्म निकालना है t3, तो c के नीचे कितना होगा 2। इसका थर्ड टर्म निकालना है तो c के नीचे कितना हो जाएगा 2, ऊपर कितना होगा 4। पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस, दूसरे वाले की पावर नीचे वाला 2। मुझे कोफिशिएंट ही चाहिए था तो ज्यादा मतलब नहीं किसी। देखो NC0 हमेशा 1 के बराबर होता है, NC1 हमेशा n के बराबर होगा, NC2 जो होगा वो n उससे कम डिवाइडेड बाई 2। तो 4C2 क्या होगा? 4 उससे कम डिवाइडेड बाई 2, 4 और 3 स्क्वायर। मुझे केवल कोफिशिएंट चाहिए इसलिए x को छोड़ दिया मैंने। कितना हो जाएगा ये? 216, 216। तो मिडिल टर्म भी आपका क्लियर ही हो गया। कोई भी आए यार मिडिल टर्म, ऐसा थोड़ा ना कि मिडिल टर्म जरूरी है कि यही आएगा, कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मिडिल टर्म क्या आता है? क्या पड़ता है कि कौन सा बाइनोमियल आता है, किसके फिफ्थ टर्म पूछ रहा है? जब हमें पता है एग्जैक्ट फॉर्मूला तो कुछ भी चेंज कर सकता है वो, तो मैं ही चेंज कर दूं 2 मिनट लगेगा चेंज करने में। इस क्वेश्चन को मैं अभी यहां 3 की जगह 2 रख दूं, 6 की जगह 7 रख दूं, चेंज हो गया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन गया। मुझे चाहिए x की पावर 7 का कोफिशिएंट, ऐसा भी चीजें पूछी जाती हैं। x की पावर 7 का क्या चाहिए? कोफिशिएंट, x की पावर 17 का गुणांक। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो तरीका है वो क्या करता है, थोड़ा सा समझिएगा आप। मैं काम करता हूं, मैं x की पावर को बाहर ले लेता हूं। बाहर क्या आएगा? x बाहर ले रहा हूं मैं, तो बाहर आएगा 9 के साथ, और क्या बचेगा अंदर? ये बचेगा। x बाहर आएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 9। ये कैसे हो गया बेटा? पावर 9 है ना, तो बाहर आएगा तो पावर 9 के साथ बाहर आएगा ना। अब देखिए x की पावर 9 है, मुझे चाहिए x की पावर 17 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 9 पता क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है भाई? इसका एक्सपेंशन तुम जो भी करो उसे तो पता किससे मतलब है? x की पावर 8 से मतलब है। वो कब आएगा? बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए x की पावर 17। तो उसको केवल जरूरत किसकी है? x की पावर 8 कहां पर नजर आएगा, और यहां पर क्या लिखा है उससे कोई लेना देना उसे नहीं है। उसे तो x की पावर 8 चाहिए। जो x की पावर 8 का कोफिशिएंट देगा वही आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूं कि इस एक्सपेंशन में हर जगह कुछ होगा, एक जगह kx की पावर 17 नजर आएगा जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यही आपका क्या हो गया? x की पावर 17 का गुणांक, कोफिशिएंट। तो कहने का मतलब हमें यह पता करना है कि
ये वाले भाई साहब जब अपना एक्सपेंड होकर फैल जाएंगे, जब ये अपना फैल जाएंगे, तो x की पावर 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई है इसके साथ, x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या है, वही हमारा आंसर होगा। अब सोचिए यदि हम ये अपना फैलना शुरू करते हैं, ये एक्सपेंशन शुरू होता है, तो x की पावर 8 कब आया होगा, जब इसकी पावर 4 होगा, -1/6 की पावर 4 हुआ होगा। क्योंकि जब एक्सपेंशन हम शुरू करते हैं तो पहला जो टर्म लिखते हैं ना, इसकी पावर 0 लिखा होता है क्योंकि एनसी 0 होता है। दूसरे टर्म में इसकी पावर आप 1 लिखते हो जब एनसी 1 होता है, जब एनसी 2 लिखते हो तो इसकी पावर 2 लिखते हो, एनसी 3 लिखते हो इसकी पावर 3 लिखोगे, और जब एनसी 4 लिखोगे ना तो ही इसकी पावर 4 लिखोगे, तभी 8 आएगा। तो 8 कब आएगा, जब इसकी पावर 4 हुआ होगा। जब इसकी पावर 4 हुआ होगा तो सी के नीचे भी 4 ही रहा होगा। यह भी उतना ही सत्य है, यह भी मैं बता चुका हूं आपको। यदि इसकी पावर 4 हुआ होगा तो सी के नीचे भी 4 हुआ होगा। और 3 की पावर क्या हुआ होगा, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस। हमेशा पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस होता है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 9C4 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे 9 - 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, 6 की पावर 4 को 5 फैक्टोरियल यहां कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट जाएगा, 4 से 8 यहां कट जाएगा, 3 से यहां कट जाएगा 2, यार बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा ये। चलो 14 इंटू 9 इंटू ये इसके साथ कट जाएगा, यहां बचेगा 3 और यहां बन जाएगा 16, 8, तो नीचे 8 हो गया, और 189/8, 189/8, 189/8। तो समझ में आया ना ये कैसे हुआ है मामला। और ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसको कोई मतलब मैं कोई ईमान नहीं है, कोई इसका ईमान है, ईमान मतलब समझते हो ना, मतलब ये जो हो रहा है वो एक्चुअली में आपको फील आ रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसीलिए मैं वो R बराबर एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही है कि भाई कोई तो लॉजिक हो। जैसे यहां पर एक लॉजिक है, ये उससे जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन आप जब सोच लोगे ना तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा। उसकी तो फेलियर भी है भाई, वो तो मल्टीनोमियल में तो वैसे ये भी फेल हो जाएगा, लेकिन जब कई टर्म्स दिए गए होंगे वहां पर वो आप लगा ही नहीं पाओगे, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है। बाकी वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए, एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए। फिर वही काम करेंगे हम, या तो हम एक्स स्क्वायर ऊपर वाले को बाहर ले लें, चाहे नीचे वाले एक्स को बाहर ले लें, ये आपकी इच्छा है, किसी से भी करिए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि एक जगह बिना एक्स का कर दें, हम एक को एक्स से हटा दें, मतलब दोनों जगहों पर एक्स के टर्म ना हो, बस यही उद्देश्य होता है। तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो बाहर कितना बन गया, 30। सर ये मत कहना कि ये मत कहना बेटा मुझसे कि सर ये एक्स क्यूब कैसे हो गया। मैं कहूंगा फिर आपको कॉमन लेने नहीं आता, मैं कहूंगा आपको कॉमन लेने नहीं आता। एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो 30 बनेगा और नीचे एक्स क्यूब, समझ गए ना। अब बताओ मुझे यदि x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए तो x की पावर 30, जब भी यहां पर x की पावर 30 मिलेगा वो x की पावर 30 नीचे, जब भी नीचे x की पावर 30 मिलेगा वो x की पावर 30 x की पावर 30 के साथ कटकर इंडिपेंडेंट ऑफ x बन जाएगा, x से स्वतंत्र आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो 30 कब आएगा, जब इसकी पावर 10 हुआ होगा, जब इसकी पावर 10 हुआ होगा तो c के नीचे भी 10 आया होगा। 1 की पावर क्या लिखूं मैं, लेकिन होने को तो 5 हुआ होगा, कोई जरूरत नहीं। 15C10, अब 15C10 को सॉल्व करना है। 15 इंटू
14 इंटू 13 इंटू 11, सॉरी 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल बचेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कट जाएगा यहां पर। 91 इंटू 33 कितना आ जाएगा, आप इसमें चेक कर लो। तीन हजार तीन आ रहा है क्या? 3003 आ रहा है। चलिए क्लियर है ना ये चीज, कोई दिक्कत? तो इंडिपेंडेंट भी आ गया होगा। अब जरूरी नहीं कि यही वाला एग्जाम में आ जाएगा। अरे दुनिया में इतने क्वेश्चन हैं और जब चाहे तब नए बनाए जा सकते हैं, तो फिर इसकी क्या गारंटी कि यही आएगा? लेकिन मेथड तो यही सब लगेंगे ना, ठीक है। स्वतंत्र पद, मैथ की खासियत यह है कि यहां पर आप मेथड से ही कुछ कर सकते हो। चलिए, तो बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं, लगाइएगा आप मिडिल टर्म, और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन नहीं आए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें बाइनोमियल के, ठीक है। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको लगाइएगा आप। बेटा ईसीजी में भी काम आएगा, ईसीजी का भी है, यही है जीडी में, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हैं, देखे आगे एक्स की पावर, इसमें ये सब चीज क्वेश्चंस लगाइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट में बाइनोमियल खत्म करके हम कॉम्प्लेक्स भी शुरू करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर नंबर लगाएंगे। देखिए यही सब मिडिल टर्म और में। पीडीएफ बेटा अब कुछ देखो, पीडीएफ ना आपको आप देखो पुरानी क्लास की जो टेलीग्राम है ना उसमें मिल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी टेक्निकल इशू आ गई थी जिस वजह से वो पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई है। आप पिछली क्लास जाओगे ना, पिछली क्लास जो हुई है उसमें जाओगे, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाइए, ये वाली भी डलवा दूंगा मैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको एक पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा खान ग्लोबल स्टडीज से। तो वहां पर आपको क्या होगा कि फॉर पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, फॉर पीडीएफ आपको करना होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना आपको, कहा गया। अरे आप पिछली वीडियो खोलोगे आप ना, तो आपको ये मिलेगा पीडीएफ। पिछली वीडियो खोलो आप, ठीक है, आपको जैसे रुको मैं पीडीएफ, पुरानी पीडीएफ में खोलता हूं, और सॉरी पिछली जो अलजेब्रा की मैराथन क्लास हुई थी उसकी, जैसे ही मैंने कमेंट सेक्शन क्लिक किया, मुझे पिंड बाय डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज से, ठीक है, आपको एक मैसेज दिखेगा। उस मैसेज में लिखा है देखो, डियर स्टूडेंट डाउनलोड पीडीएफ थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल लिंक, और लिंक आपको दिखेगा उसमें। उसके अंदर जाएंगे तो आपको वो पीडीएफ दिखेगी। ऐसे नहीं मिलेगा ना बेटा, खुल रहा है देखो यहां पर, ठीक है, ऐसे दिखेगा देखो, ये आप देखिए, अरे आपको दिख रहा होगा यहां पर देखो, ये यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। ओके, चलिए अभी मैं आपको टाइमिंग बताता हूं क्या है, चिंता मत करिए। प्रैक्टिस सेशन को हम जल्दी आपको 2 डेज में आपको मैं 2 या 3 डेज के अंदर मैराथन आपको फिर से देखने को मिलेगी। ज़्यादा थोड़ी सी लंबी हम कोशिश करेंगे लाने की। अभी इस पर आप क्वेश्चंस लगाइएगा, कॉम्प्लेक्स भी लगाइएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर है। और फिर से यदि आज वाली चाहिए होगी तो या तो इसी मैसेज के थ्रू आप चले जाएंगे, या तो यहां पर पिन किया हुआ आप मिल जाएगा, मतलब इसी के अंदर आपको जाना होगा।
अब चाहे हो सकता हो आज में ना मिले तो फिर आपको आज में हो सकता हो आज के कमेंट सेक्शन में भी देख लीजिएगा, नहीं तो फिर पिछले वाले में जाकर आप उसी के थ्रू उसमें जाएंगे तो आपको दिख जाएगी पीडीएफ। आपको अलग से नहीं मिलेगा बेटा, इसमें जाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे नहीं आपको ज्वाइन करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए फिर जय हिंद, बाय बाय।